डेट है आज 20 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है संगठन से समृद्धि। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ऑलरेडी प्रोग्राम चला रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो, उसका एक प्रोग्राम है, मिशन है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यानी कि ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन यापन मिशन है या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये ग्रामीण क्षेत्रों में चला रखा है ताकि ग्रामीण एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके जीवन यापन के लिए कुछ साधन फैसिलिटी उपलब्ध हों। इसी के अंदर लॉन्च किया है संगठन से समृद्धि। ये कैंपेन है, अभियान है, संगठन से समृद्धि, लिविंग नो रूरल वुमन बिहाइंड। यानी कि कोई भी ग्रामीण महिला पीछे ना छूटे विकास से। ये एक राष्ट्रीय अभियान है, नेशनल कैंपेन है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसी के अंडर हम इसको शुरू कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के हमारे 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास, इसके अंडर ये लॉन्च किया गया है कैंपेन संगठन से समृद्धि। समावेशी विकास को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास का मतलब होता है कि अगर मान लो थोड़ा भी प्रॉफिट हो, जीडीपी बढ़े, तो वो लाभ है हर एक पर्सन तक पहुँचे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल तक भी उसका लाभ पहुँचे, वंचित तबके के जो लोग हैं उनके पास भी उसका लाभ पहुँचे। ऐसा ना हो सिर्फ अमीर लोग ही उसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसका मतलब है समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये संगठन से समृद्धि जो लॉन्च किया है अभियान, इसका एम यानी कि लक्ष्य क्या है? इसमें 10 करोड़ महिलाओं को मोबिलाइज किया जाएगा जो वनरेबल और मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड से आती हैं। वनरेबल और मार्जिनलाइज्ड हाउस होल्ड का मतलब ये है कमज़ोर और वंचित तबके के घर से जो आती हैं ऐसी महिलाओं को, और उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर लाया जाएगा। इसमें देखो 9 करोड़ महिलाएं ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मूवमेंट है पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो, इसमें जब महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी तो ये महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, और महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद ये देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपना बैंक में अकाउंट भी खुलवाती हैं। उसके ज़रिए ये आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकती हैं, आपस में सहायता कर सकती हैं। किस तरह से? ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसके जरिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? देखो, जैसा इसके नाम में सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि अपने खुद की सहायता ये खुद ही करते हैं। ये एक स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें 10 से 20 इंडिविजुअल हो सकते हैं। मोस्टली इसमें महिलाएं होती हैं। ये एक सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड से आती हैं। यानी कि मान लो इसमें 20 महिलाएं हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, एक समूह बना लिया। इनकी कंडीशन सेम है, इकोनॉमिक या सोशल, मतलब एक गांव में से 20 महिलाएं आ गई, या उसमें कुछ पुरुष भी हैं कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। अब ये सारे मिलके म्यूचुअल सपोर्ट करेंगे, आपस में सहायता करेंगे। किस तरह से? ये अपना कुछ पैसा जमा करेंगे। मान लो इन्होंने 500 या 1000 रुपये हर महीने बचत किया, 20 लोगों ने मान लो 1000 रुपये बचत किया एक आदमी ने, तो 20 लोगों का कितना हो जाता है? 20 लोगों का हो जाएगा आपका 20,000। तो एक महीने में ये 20,000 बचाएंगे मान लो। अब ये अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे। किसका अकाउंट खुलेगा? एक पर्सन का नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से खुलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से। अब ये 20,000 जमा करेंगे। मान लो इन्होंने 6 महीने तक जमा कर लिए, तो लगभग 1,20,000 रुपये इनका जमा हो जाएगा। अब ये क्या है, लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं बैंक से आसानी से, क्योंकि इनका ही पैसा जमा है, इनके पैसे से ही बैंक लोन दे सकता है इनको। और इस पे फ़ायदा भी होता है, इस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है, ब्याज ज़्यादा देता है। यानी कि सेविंग जो अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है वो बैंक ज़्यादा देता है। और अगर लोन हम लेंगे बैंक से, फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेगा, तो इस पर ब्याज की जो दर है ना वो कम लगती है। जैसे आप मान लो नॉर्मली बैंक से आप लोन लेने जाओगे तो वो साल का 7-8% लेता है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है, 1-2% रुपये ब्याज होता है इसमें, क्योंकि हमारा पैसा है, हम ही ले रहे हैं इसको, तो इसमें कम ब्याज लगता है। और ऐसा नहीं है मान लो 1,20,000 जमा है आपके अकाउंट में, इससे ज़्यादा भी लोन लेना चाहो तो ले सकते हो। एक पर्सन को मान लो ज़रूरत है, मान लो उसको अपनी बेटी की शादी करनी है गाँव में, तो वो लोन ले सकता है। या कोई और काम पड़ गया, मान लो छोटा मोटा बिजनेस चलाना चाहती है कोई महिला, तो उसके लिए लोन ले सकती है।
तो ये आपस में सहायता कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसी में संगठन से समृद्धि अभियान है, उसके अंदर महिलाओं को एनकरेज करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप में आए, पार्टिसिपेट करें, उनकी मेंबरशिप लें और उन्हें लोन की ज़रूरत है लोन दिया जाए उनके वेरियस पर्पज़ के लिए, स्मॉल बिजनेस वगैरह खोलने के लिए, बच्चों की एजुकेशन या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। अब जान लेते हैं थोड़ा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये क्या है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसका जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उठाती हैं। और ये लॉन्च कब किया गया था, देखो इससे पहले एक SGSY ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी। ये क्या है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना। ये 2011 में लॉन्च की गई थी, लेकिन 2015 में इसी का नाम चेंज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका नाम चेंज करके कर दिया इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य यही है कि रूरल जो पुअर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, उनको एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ गए वो मेंबरशिप ज्वाइन करके, तो एक ग्रुप में आ गए, एक इंस्टीट्यूशन ही बन गया लगभग ये। तो इसमें एटलीस्ट 1 मेंबर एक ऐसी एलिजिबल हाउस होल्ड से आए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आए और अपना मंथली इनकम उनकी बढ़ सके। इसमें वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में भी। टारगेट क्या है इसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना का, इसमें 7 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड को कवर करना है, जिसमें से 10 करोड़ महिलाओं को कवर करना है। इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है जब बैंक में जीरो बैलेंस होगा, कुछ भी पैसा नहीं होगा इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर का, तो भी ये 5,000 रुपये निकाल सकते हैं बैंक से। ये फैसिलिटी प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खुलवाए जाते हैं उनमें भी होती है। इसकी वर्किंग कैसे की जाती है, इसमें सोशल कम्युनिटी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के थ्रू ये काम करते हैं, और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना इसी के थ्रू काम करती है, कम्युनिटी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है UN वुमन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है यूनाइटेड नेशन की। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को $5 लाख दान दिए हैं, डोनेट किए हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। जैसा इसके नाम में जेंडर इक्वलिटी, यानी कि नर और मादा लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, समानता है, लिंग समानता, और महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इसके लिए काम करती है UN वुमन। यह पूरा नाम याद रख सकते हो आप। कब बनाई गई थी ये संस्था, 2010 में बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में है। इंडिया भी इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब से ये बनाया 2010 से, तब से इंडिया इसका मेंबर है। इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसका भी मेंबर है इंडिया। इसमें ये देखो वुमन लेड डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, और इंडिया अभी G20 का प्रेसिडेंस है, मतलब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है G20 की। तो इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया की प्रायोरिटी यही है कि पूरे वर्ल्ड में वुमन लेड डेवलपमेंट हो, यानी कि ऐसा विकास हो जिसमें महिला नेतृत्व करें। इसका टारगेट क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, UN वुमन का, जैसा देखो हमने ऊपर डिस्कस किया, इसमें ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करे, और इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जो जेंडर इक्वलिटी लेकर आए, महिलाओं का एम्पावरमेंट करे। सिविल सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप की जाती है इसमें, और जो जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करता है उसको प्रमोट किया जाता है, मॉनिटरिंग भी की जाती है इसमें। फोकस एरिया यही है इसका, जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। नेक्स्ट टॉपिक है WTO पैनल रूल्स अगेंस्ट इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो क्या है, 1 जनवरी 1995 को इसको बनाया गया था। इससे पहले इसका नाम गेट हुआ करता था। इस संस्था को हटा के, गेट संस्था को हटा के, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि किसी कंट्री के साथ भेदभाव ना हो। अभी जो WTO का पैनल है, एक मान लो पैनल है, कुछ मेंबर मिला के एक पैनल बना देते हैं, तो इसने अभी आदेश दिया है कि इंडिया ने ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स हैं, जो विश्व में व्यापार करने के जो नियम हैं जो WTO ने बनाए हैं, उनका इंडिया ने उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है, क्योंकि इंडिया ने
इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा इम्पोज की है। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब जैसे हम किसी कंट्री से माल वस्तु मंगा रहे हैं तो उस पर हम जो टैक्स लगाते हैं उसे बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये आईटी प्रोडक्ट पे जैसे मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट है कोई मोबाइल फ़ोन के, या इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड उन्हें बोलते हैं। जैसे आपने टीवी वगैरह कभी देखा होगा या मोबाइल खुला हुआ, उसके अंदर एक हरी हरी सी प्लेट होती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड। तो इन पे इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाई है। इसकी वजह से इंडिया ने WTO के रूल्स का उल्लंघन किया है, ये WTO ने कहा। बैकग्राउंड क्या है, कब से ये डिस्प्यूट विवाद सामने आया? देखो, इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% से लेके 20% तक लगाई आईटी प्रोडक्ट पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, उत्पाद हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट है या इंटीग्रेटेड सर्किट है, इन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। अब इसी को लेकर 2019 में यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान WTO के पास पहुंच गया, कंप्लेंट कर दी इंडिया की कि इंडिया से मतलब WTO से कहा कि इंडिया देखो हमारे माल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा माल इंडिया में जाके महंगा हो जाता है और हमारा माल कोई खरीद नहीं पाता। इंडिया क्यों लगाता है ज़्यादा? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए। हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी है जो मोबाइल कंपोनेंट वगैरह बनाती है, मोबाइल या इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर वो सस्ती रहेंगी तो उनको ही हमारे इंडिया में ख़रीदा जाएगा। बाहर से अगर महंगी आएंगी तो उनको कम खरीदेंगे लोग, तो इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है। लेकिन ये WTO के रूल्स का उल्लंघन है, क्योंकि एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा कोई भी कंट्री इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता, और इंडिया ने ये WTO के रूल्स का उल्लंघन किया। तो ये WTO का जो डिस्प्यूट है ये कैसे सॉल्व हो सकता है? WTO ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं इसके लिए, सिफारिश क्या की है? जो WTO का पैनल है उसने रिकमेंड किया है कि इंडिया को देखो जो रूल्स हैं वो मानने चाहिए, जो ऑब्लिगेशन बनता है यानी कि आभार जो है इंडिया का रूल, क्योंकि WTO का मेंबर है इंडिया, तो इंडिया को मानने पड़ेंगे WTO के रूल्स, तो इनको मानना चाहिए और इम्पोर्ट ड्यूटी घटानी चाहिए, कम करनी चाहिए, ग्लोबल ट्रेड ताकि आसानी से चलती रहे। तो आगे क्या हो सकता है? देखो, इंडिया अपील कर सकता है। जो WTO का पैनल है इसने जो इंडिया के खिलाफ जो यानी कि डिसीजन दिया है कि इंडिया ने WTO के रूल्स का उल्लंघन किया है, तो इंडिया अब अपील कर सकता है। इंडिया की अपील कहाँ जाएगी? WTO का ही डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, यानी कि अपेलेट बॉडी है, एक अपेलेट बॉडी में जा सकता है। लेकिन अपेलेट बॉडी है जो, ये अभी फंक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि इसके मेंबर अपॉइंट नहीं किए गए हैं। मेंबर किस वजह से नहीं किए गए? अमेरिका की वजह से। अमेरिका अपोज करता है इसके मेंबर अपॉइंट करने में, तो इसके अभी मेंबर अपॉइंट किए नहीं गए और ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जब तक अपेलेट बॉडी के मेंबर होंगे नहीं तो ये केस लटका रहेगा। तो इंडिया मान लो इसमें अपेलेट बॉडी में अपील करता है, क्योंकि इसके मेंबर है नहीं, तब तक डिसीजन आएगा ही नहीं जब तक इसके मेंबर अपॉइंट नहीं होंगे, तो तब तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगी रहेगी इंडिया की। तो ये इंडिया के पास अभी रास्ता है। तो जानते हैं WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। इसमें देखो दो मेन तरीके हैं डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के। जब भी कोई कंप्लेंट करता है WTO के पास, तो किस तरह से झगड़े को, डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है। पहला तो है म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन। जिस कंट्री ने WTO के खिलाफ, मतलब WTO में इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट की है, तो वो कंट्री और इंडिया आपस में मिलके कोई सॉल्यूशन ढूंढ लें कि भाई साहब WTO में आप मत जाओ, हम आपस में कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आपके प्रोडक्ट पे कम कर दी जाएगी ड्यूटी, इस तरह से ये वो आपस में ही सुलझा लें मामले को। तो पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका है एडजुडिकेशन है। पैनल पे जाएं, पैनल WTO के पैनल में गया वो कंट्री, उसने रूलिंग दी और इसकी जो रूल्स रेगुलेशन मतलब डिसीजन आया वो लीगली बाइंडिंग होता है, मतलब बाध्यकारी होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है। जो WTO का पैनल है अगर वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ बोलता है तो वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट पूछ ली जाती हैं। तो WTO का पैनल अगर मान लो डिसीजन देता है तो फिर कहाँ जा सकते हैं? अपेलेट बॉडी में, अपेलेट बॉडी में जा सकते हैं। करंटली तो यही मैकेनिज्म है। एक दूसरा और मैकेनिज्म बनाया गया है 2020 में, क्योंकि देखो अभी तक अपेलेट बॉडी के मेंबर है नहीं, क्योंकि US अपोज कर रहा है, इसके मेंबर अपॉइंट नहीं किए गए हैं। और जब इसके मेंबर अपॉइंट नहीं है तो डिसीजन कौन देगा? तब तक तो डिसीजन पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो इसका एक नया फॉर्मूला WTO ने सुझाया, एक अलग से एक अरेंजमेंट किया जिसका नाम रखा मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। जापान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ये WTO का, ये समझ लो, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। अपेलेट बॉडी है ना जो, उससे अलग एक विकल्प है। ये टॉप अपील बेंच समझा जाता है WTO का, अपेलेट बॉडी के अलावा।
क्योंकि अपीलेट बॉडी के तो अभी मेंबर है नहीं, तो उसके अलावा उसके जब तक वो नहीं है उसके विकल्प में उसके साथ मतलब उसको उसकी जगह पे ये काम करेगा, ये डिस्प्यूट को सुलझाएगा। 2020 में बनाया था ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम है डब्ल्यूटीओ के रूल्स जो हैं उनको लागू करने के लिए और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ये जब तक देखो अपीलेट बॉडी की एब्सेंस है, यानी कि अपीलेट बॉडी के मेंबर नहीं अपॉइंट हो जाते हैं, तब तक ये काम करेगा। अल्टरनेटिव जो ये मैकेनिज्म बनाया है, कोई भी मेंबर इसको मतलब ज्वाइन कर सकता है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को नोटिफाई कर दे। बस जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है डब्ल्यूटीओ की उसको नोटिफिकेशन भेज दे और कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें जिस भी मेंबर के बीच में डिस्प्यूट है, फिर ये जो बॉडी है अरेंजमेंट है ये उसको सुपरसीड करेगा, अपील को लेगा और उसको दोनों मेंबर के बीच में डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। अभी इशू क्या है, क्योंकि जो बॉडी बनाई गई है यही इशू है 2019 से। देखो यूएस के अपोजिशन के कारण डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है अपीलेट बॉडी है, इसके मेंबर अपॉइंट नहीं हुए, जिसकी वजह से ये नया मैकेनिज्म बनाया मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। तो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होता है ये हमने जान लिया ऊपर पूरा। जैसे पहले डब्ल्यूटीओ के पैनल के पास जाएगा, वो देगा डिसीजन, उसके बाद अपीलेट बॉडी में अपील कर सकते हैं, फिर वो जो ऑर्डर आएगा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसका लीगली बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस सीड। स्पेस सीड क्या है? देखो सीड आप जानते हो बीज को बोलते हैं, कोई भी फसल का बीज हो सकता है। स्पेस सीड का मतलब ये बीज स्पेस में आसमान में भेजे जा रहे हैं रिसर्च के लिए, उन्हीं को बोलेंगे स्पेस सीड। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। ये देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है एक, इसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट में। पिछले 5-6 सालों में लगभग हर साल पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, तो आपको देखना चाहिए वो लेक्चर, डिटेल में बना हुआ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फाओ के बारे में भी उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, ये भी देखो। फाओ भी एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, लेकिन ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, लेकिन उसी के अंदर ये काम करती है, रिपोर्ट वगैरह देती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो उसको रिपोर्ट देती है और यूएनजीए को देती है। इन दोनों ने मिलके, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके बीज की सीड की 2 वैरायटी हैं जो स्पेस में भेजी हैं। एक है अरेबिडोप्सिस और दूसरी है सोरघम। सोरघम बोलते हैं ज्वार को। ज्वार, ज्वार आप जानते हो एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल किसे बोलते हैं? देखो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार न्यूज़ में रहा है। खरीफ की फसल जून से सितंबर में बोई जाती है जब बारिश का मौसम होता है, और एक होती है रबी की क्रॉप, जो क्रॉप बोई जाती है विंटर सीजन में, यानी कि जो सर्दी के मौसम में नवंबर से लेके आपकी मार्च तक जो फसलें बोई जाती हैं, और एक इन दोनों सीजन के बीच में बोई जाती हैं उन्हें बोलते हैं जायद। जैसे अप्रैल मई जून के टाइम में, अप्रैल मई में बोई जाती हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये फसलें जो बोई जाती हैं उन्हें बोलते हैं जायद की फसलें, जायद। तो ये आपको पता होना चाहिए खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो तीनों सीजन में बोई जाती हैं, जैसे राइस है, चावल, हमारे इंडिया में मोस्टली तो ये खरीफ सीजन में होता है क्योंकि बारिश के मौसम में जून से सितंबर में, लेकिन राइस की फसल बहुत सारे एरियाज़ में तीनों सीजन में बोया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में तीनों सीजन में बोया जाता है, तमिलनाडु में 2 सीजन में, खरीफ और रबी की क्रॉप है ये। तो ऐसे कई सारी फसलें हैं जो कई सीजन में बोई जाती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है, इकोनॉमिक प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, खरीफ और रबी की फसलों के लिए। तो ये जो सोरगम है एक मिलेट भी है, मोटा अनाज में आता है मिलेट, और मिलेट से इस बार देखो क्वेश्चन आना 99% चांसेज है प्रीलिम्स में, और मेंस में तो 100% आएगा ही आएगा। तो ये सोरगम और अरेबिडोप्सिस फसलें भेजी हैं स्पेस में ताकि क्लाइमेट टॉलरेंट इनको बनाया जा सके, क्योंकि आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट टॉलरेंट ये फसल बन सके, क्लाइमेट को सह सके, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके, इसलिए भेजा है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं? यही है कि जब मान लो स्पेस में भेजा जाएगा, अर्थ से ऊपर इन्हें रखा जाएगा किसी स्पेस क्राफ्ट वगैरह में, तो वहाँ पे हो सकता है इनमें कुछ जेनेटिक चेंज हो जाए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे अडेप्ट कर सकें, हार्श इन्वायरमेंट को, जो पर्यावरण में चेंज हो रहा है उसकी कंडीशन को ये अडेप्ट कर सकें, रेजिलिएंट हो सकें। जैसे मान लो ज़्यादा ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, या सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाए, मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन को भी ये अडेप्ट कर सकें, अपने आप को ढाल सकें, और वहाँ पे भी ये फसलें आसानी से हो सकें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जब अपने आप को अडेप्ट कर लेता है ये
स्पेस मूटाजेनेसिस, मूटेट का मतलब होता है अल्टर करना, चेंज करना, जेनेसिस मूटाजेनेसिस मतलब जब इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ढाल लिया किसी दूसरे इन्वायरमेंट में, इस सीड ने, बीज ने, तो इसको बोलेंगे मूटाजेनेसिस। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसके, नकारात्मक प्रभाव, देखो ज़्यादा इम्पैक्ट ये हो सकते हैं सोलर रेडिएशन में जब ये आएंगे तो इनका हार्मफुल इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ये इनकी वजह से जेनेटिक मुटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि ये सीड और ज़्यादा हानिकारक बन जाएं, लीथल बन जाएं, टॉक्सिक हो जाएं, हो सकता है, तो ये भी इसका प्रभाव हो सकता है नकारात्मक। इस स्टडी का जो वर्क है किस तरह से किया जाएगा, देखो इसमें क्या है, क्रॉप हैं जो वो स्पेस म्यूटेजेनेसिस होगा उनका स्पेस में, और साइंटिस्ट क्या है इसकी वजह से एक नए इम्प्रूव्ड वैरायटी के प्लांट बना सकेंगे, उनकी नई वैरायटी क्रिएट कर सकेंगे, और जो इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है इसको टैकल करने के लिए इस समस्या को, तो नए सीड जनरेट कर सकेंगे इसकी वजह से, इसलिए स्पेस में इन सीड को भेजा जा रहा है। अब जान लेते हैं थोड़ा सोरगम के बारे में, जो सोरगम भेजा है। सोरगम देखो एक सीरियल ग्रेन है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज होता है और एनिमल फीड के लिए भी, मतलब मानव भी खाते हैं इसे और पशु भी। एक वर्सेटाइल क्रॉप है क्योंकि ये ड्रॉट कंडीशन में भी बोई जा सकती है और ह्यूमिड रीजन में भी बोई जा सकती है, जहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कम बारिश होती है, दोनों एरियाज में बोई जा सकती है। ज्वार, और देखो खरीफ की फसल है ये ज्वार, खरीफ की, जून से सितंबर में बोई जाती है ये। जो अरेबिडोप्सिस है जो दूसरा सीड भेजा है, ये देखो मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, जो सरसों है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है ये स्मॉल साइज का होता है, इसकी रैपिड लाइफ साइकिल होती है और इजीली इसका जो जीन है वो मैनिपुलेट हो जाता है, यानी कि मैनिपुलेबल जेनेटिक्स है, इसका जीन आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, इसलिए इस सीड को चुना गया भेजने के लिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3। देखो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस है, ये मंत्रालय इसको इन्फॉर्मेशन दी है कि उड़ीसा में क्या हो रहा है। बहुत सारे जो माइनिंग लीज होल्डर हैं, माइनिंग लीज होल्डर का मतलब है बहुत सारे जो खदानें हैं, खनिज पदार्थ जहाँ पे मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उनको लीज पे लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं, लीज का मतलब पट्टे पे, किराए पे समझ लो, किराए पे ले लेते हैं और उनसे माइनिंग निकालते हैं, कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी कोई ले लेगी। तो ये क्या है, जो माइनिंग लीज होल्डर हैं ये उड़ीसा में इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से लो ग्रेड मैग्नीज को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, माइंस जो यहाँ पे बनी हुई हैं, खदानें बनी हुई हैं, वहाँ से मैग्नीज को, और मैग्नीज आपको पता है एक मेटल है, धातु है, तो इसको लो ग्रेड मैग्नीज को यहाँ से अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं यहाँ से, इस वजह से न्यूज़ में आया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इससे पहले देखो स्टील मिनिस्ट्री ने भी रिपोर्ट दी थी उड़ीसा गवर्नमेंट को नवंबर 2022 में, इसमें यह कहा था कि जो क्रोमाइट है लो ग्रेड का या मैग्नीज ओर्स है, इसके बारे में रिपोर्ट दी थी। एमबी शाह कमीशन एक, उसने भी देखो रिपोर्ट दी थी कि उड़ीसा में इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है, और ये जो मिनरल सेक्टर यहाँ पे पास्ट में लगभग इसकी वजह से, इलीगल माइनिंग की वजह से 59,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पे। अब जान लेते हैं माइंस और मिनरल्स किस वजह से, मतलब किस एक्ट के अंदर रेगुलेट किया जाता है। ये देखो एक्ट बना हुआ है माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, इसमें कई बार अमेंडमेंट कर चुके हैं, अभी 1-2 साल पहले इसमें अमेंडमेंट किया था, संशोधन किया था। ये जो एक्ट है, कानून है, ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए रूल्स बना सकती है। जो अवैध तरीके से माइनिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, या मिनरल्स खनिज पदार्थों का स्टोरेज कर लेते हैं लोग, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मिनरल है उसको भेजा जा रहा है, जो इसके समस्या को सॉल्व करे, करेक्ट करे। उड़ीसा में अगर माइनिंग रिसोर्सेज की बात करें वो कितने पाए जाते हैं, देखो उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट माना जाता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। इंडिया का जो क्रोम और की बात करें, जो क्रोम है, क्रोमियम, वो 96% तक यहाँ पे पाया जाता है हमारे इंडिया का। बॉक्साइट रिजर्व पाया जाता है 51%, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम भी बनता है, एल्यूमिनियम। 33% हीमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है यहाँ पे, हमारे इंडिया का जितना भी आयरन ओर है उसमें से 33% उड़ीसा में पाया जाता है। 43% मैग्नीज पाया जाता है। अगर मैग्नीज की बात करें, ये एक सिल्वरी ग्रे कलर की मेटल है, धातु है, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। ये अर्थ है, देखो अर्थ की सबसे अंदर की जो लेयर है, परत है, उसको बोलते हैं कोर, ये ज्योग्राफर ने बांटी हुई है, उससे बाहर मेंटल बोलते हैं,
और उससे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जिस पे आप बैठे हो उसे बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली लेयर है जो परत है भूमि की, पृथ्वी की। क्रस्ट मतलब भूपरपटी, भूपरपटी बोलते हैं हिंदी में। तो अर्थ क्रस्ट में ये सिल्वरी ग्रे मेटल मिलती है, मैग्नीज, और इसका प्रोडक्शन स्टील बनाने के लिए ये होता है और अलॉय बनाने के लिए भी होता है। अलॉय मतलब मिश्र धातु, एक या मतलब दो या दो से अधिक धातु को मिला के बनाते हैं कोई भी, उसे बोलते हैं अलॉय या मिश्र धातु। तो इसकी वजह से देखो मैग्नीज जब अलॉय में मिलाते हैं इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मजबूत हो जाता है वो अलॉय, टफनेस बढ़ जाती है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है उस मटेरियल की। अगर बात करें ये जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 1948 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्या काम करती है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस? देखो माइंस के लिए, मिनरल्स रिसोर्सेज के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट करती रहती है सिस्टमेटिक तरीके से, चाहे वो ऑन शोर माइनिंग हो चाहे ऑफ शोर, सबके लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट करती है। ऑन शोर ऑफ शोर माइनिंग का मतलब देखो हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर हो तो ऑन शोर माइनिंग, इंडिया की बाउंड्री से बाहर ओशियन में, समुद्र में अगर माइनिंग करें तो वो होगी ऑफ शोर माइनिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो माइंस और मिनरल्स के लिए इन्फॉर्मेशन का एक डेटा बनाती है, मतलब ये समझ लो नेशनल मिनरल इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी क्रिएट करती है। मतलब इन्फॉर्मेशन का, माइंस की इन्फॉर्मेशन का इसके पास भंडार होता है, ये मान लो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स, प्रेट। ये देखो डब्ल्यूएचओ ने अभी इसको इनोग्रेट किया है, मतलब लॉन्च किया है। लॉन्च करने वाला क्या नहीं है, 24 से 26 अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। क्या काम है इसका? देखो इसमें क्या है, जो पैथोजन है जिनकी वजह से पेंडेमिक आ जाता है, जैसे कोरोना वायरस एक पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक तब बोलते हैं जब पूरे वर्ल्ड वाइड कोई बीमारी प्रभावित करती है। तो ऐसी बीमारी फ्यूचर में आए तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, उस पर फोकस करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट इनिशिएटिव। याद रखना किसने लॉन्च किया है और क्यों लॉन्च किया है। इसमें देखो डिसीज़ पेंडेमिक है जो उसको इम्प्रूव करने के लिए, प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जा सके, नॉलेज क्रिएट की जा सके, ग्रुप ऑफ टूल बनाया जा सके जिससे पैथोजन से लड़ा जा सके और इनका ट्रांसमिशन मोड है उसकी स्टडी की जा सके। पैथोजन का मतलब कोई भी मान लो बीमारी फैलाने वाला रोगाणु जो बीमारी फैलाता है उससे लड़ने के लिए पहले से प्रिपेयर रहे हम। इसके लिए रेगुलेशन बनाई जाएंगी। ऑलरेडी एक इनिशिएटिव है जैसे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है डब्ल्यूएचओ की, तो इन्हीं के अंडर ये ऑपरेट किया जाएगा। उसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेंगी, सोसाइटी भी पार्टिसिपेट करेंगी, जो सिविल सोसाइटी वगैरह होती हैं, पेंडेमिक के लिए प्लानिंग करने के लिए। विजन क्या है? विजन यही है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी पेंडेमिक आए कोरोना जैसी, तो सबके लिए दवाइयाँ और वैक्सीन वगैरह इक्विटेबल तरीके से उपलब्ध हों, मतलब समान रूप से। ऐसा ना हो अमीर कंट्री जो जिनके पास पैसा है वो तो ले लें दवाई और जिनके पास नहीं है मनी वो ना खरीद पाएँ। इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी इसकी ये होगी कि इसमें देखो रीजनल और ग्लोबल लेवल पे इक्विटेबल तरीके से लागू की जाए। ऐसे डब्ल्यूएचओ के और भी प्रोग्राम है, जैसे देखो वन हेल्थ अप्रोच ऑफ डब्ल्यूएचओ का ही, डब्ल्यूएचओ का हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम है, पेंडेमिक ट्रीटी है। तो ये भी वर्ल्ड वाइड इस तरह का ही काम करते हैं। अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में बनाई गई थी। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक शहर है। स्विट्जरलैंड यूरोप में एक कंट्री है। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो एक गाला पेगोज आइलैंड न्यूज में है, गाला पेगोज आइलैंड। ये देखो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको डिक्लेयर किया हुआ है। और ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में कहाँ पे? देखो जो इक्वाडोर कंट्री देख रहे हो आप, मैं बड़ा कर लेता हूँ इसे। ये देखो यहाँ पे इक्वाडोर कंट्री, यहाँ पे देखो ये गालापेगोस आइलैंड, ये इक्वाडोर के हैं आइलैंड। तो ये जो आइलैंड हैं न्यूज में थे अभी। और यहाँ पे एक माउंटेन भी है, माउंटेन पीक है सबसे ऊंचा, मतलब इसी गालापेगोस आइलैंड का सबसे ऊंचा पीक, उसका नाम है माउंट एजूल। माउंट अजूल AZUL। ये लगभग 5541 फीट ऊंचा है। इसका गालापेगोस का हाईएस्ट पॉइंट है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट इसका, इस आइलैंड का। तो ये गालापेगोस आइलैंड कहाँ पे है याद रखना। और इनके बीचों बीच
भूमध्य रेखा गुजरती है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से होते हुए मतलब इक्वेटर इनसे होते हुए जाता है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एक वीट ब्लास्ट क्या है। देखो वीट ब्लास्ट एक डिसीज है, बीमारी है जो ये वीट में होती है और किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से, फंजाई या फंगस, फंगस या फंगाई को हिंदी में बोलते हैं कवक, कवक। तो फंगस का नाम क्या है जिसकी वजह से बीमारी होती है, वीट के पौधों को लग जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी घट जाती है, गेहूं के पौधों में लग जाती है। जिस फंगस से होती है उसका नाम है मैग्ना पोर्थे, MAGNAPRTHE, मैग्ना पोर्थे ओरिज, मैग्ना पोर्थे ओरिजी या ओरिजा, इससे ये बीमारी होती है, ये एक फंगस है। नेक्स्ट टॉपिक है एक कुद्रेमुख या कुद्रेमुख, कुद्रेमुख या कुद्रेमुख, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, KUDREMUKH। कुद्रेमुख रेंज है, एक पहाड़ी है, ये कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है, जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है कुद्रेमुख रेंज, और ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ उन्हीं का पार्ट है। एक देखो UHL थर्ड, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज में था, ये कहाँ पे है आपको याद होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे देखो ये राणा नेरी खाड़ एक रिवर है, राणा नेरी खाड़ ये रिवर है, इस नदी में ये बना हुआ है UHL थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज में था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, आप सबको पता होगा, न्यूज़ में आपने देखा होगा, वैसे न्यूज़ में ऐसी न्यूज़ कम दिखाते हैं, आपको पता है, न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है। अभी अमित शाह जी की रैली हो रही थी महाराष्ट्र में, जो रैली होती है पॉलिटिकल रैली, वहाँ पे देखो महाराष्ट्र में जब रैली हो रही थी उसके दौरान 11 लोगों की मौत हो गई, किसकी वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। तो हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक आ जाती हैं। हीट वेव क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए एक लेक्चर बना हुआ है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। हीट स्ट्रोक की वजह से देखो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जब आप लगातार धूप में रहोगे, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से आप थका थका महसूस करते हो, फटीग हो जाता है, डिजीनेस लगता है, आलस्य लगता है, फीवर भी आ सकता है आपको, उल्टियाँ दस्त लग सकती हैं, और अगर आपने टाइम पे नहीं ली दवाई वगैरह तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हीट वेव के बारे में देखो ज़रूर आप पढ़ना, क्योंकि 11 लोगों की मौत हो गई वहीं पर रैली के दौरान, और गृह मंत्री जी भाषण देते रहे। मैं सिर्फ आपको समस्या जो न्यूज़ में रहा था वो बता रहा हूँ, किसी की बढ़ाई या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है। तो यही टॉपिक थे आज के।